अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, आई नो कि काफ़ी टाइम से वीडियो आई नहीं है। असल में वही बात है, थोड़ा बिजी होता हूँ मैं, और आज तबीयत भी मेरी सही नहीं है। फ्लू मुझे बहुत बुरी तरह से हुआ, तो मैं फारिग बैठा था, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को लिए एक वीडियो बना लूँ। अच्छा, आज की वीडियो जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आपको भी पता है आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है? तो एसीज़ के हमारे बहुत सारे मसले आ रहे हैं। स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, कोई भी एसी, उनके मसले आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे कि एसी में कौन कौन से मसले आते हैं, टेक्नीशियंस को किस किस तरह से आप गाइड करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे टेक्नीशियन के फ्रॉड से आप लोग बच सकते हैं। और सबसे बड़ा जो ट्रेंड आजकल ये चल रहा है कि R32 के गैस के जो एसीज हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। वो टेक्नीशियंस क्या करते हैं, R32 की जगह 410 ए डाल जाते हैं। इससे क्या मसला हो सकता है कि और क्या नहीं, तो सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो थोड़ा हो सकता है आवाज़ शायद थोड़ी ख़राब हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। चलें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग ये चीज़ कैसे देख सकेंगे कि हमारा एयर कंडीशन जो है, कि उसका जो रेफ्रिजरेंट है वो लीक हो गया है, कम है, या किस तरह से है, क्या नहीं है। तो एक अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूँ जो आप में से हर किसी के पास आपके घर पे अवेलेबल होना चाहिए है। ये हर घर की नीड है, ये हर घर पे होना चाहिए, ठीक है? अब ज़ाहिर सी बात है, किसी के पास वो प्रेशर गेज तो होगा नहीं कि हर कोई पीछे जाके या विंडो खोल के उसके आउटर के ऊपर जो है क्लाइंब करके और उसके फ्लेयर्स के साथ उसको लगा के चेक करें कितना पीएसआई है, कितना नहीं है। तो इसका एक बहुत बेहतरीन सा और बहुत बड़ा इजी सा तरीका है, जो कि हर बंदा, एक बच्चा बच्चा भी अपने एसी को चेक कर सकता है कि उसके अंदर रेफ्रिजरेंट कितना और कितना नहीं है। सबसे पहले हम लोग ज़रा एम्पेयरेज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो हर घर में जो कॉमन जो यूज़ होने वाले एयर कंडीशन स्प्लिट्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या तो वो 1 टन का होता है, ठीक है, या वो 1.5 टन का होता है। अब जो 2 टन के हैं, जो उससे ऊपर के होते हैं, वो बड़ी थोड़ा हाई फाई जगह पे यूज़ होते हैं। जो मेजोरिटी जो जो घरों में जो यूज़ होते हैं वो 1 टन या 1.5 टन के ही यूज़ होते हैं। तो ज़रा हम सबसे पहले इसकी एम्पेयरेज की बात कर लेते हैं। देखें, जो 1 टन का जो एसी है, उसकी जो एम्पेयरेज जो है वो होती है 5.5, ठीक है? 5.5 एम्पेयर। और जो आपका जो 1.5 टन का जो एसी होता है, उसकी जो एम्पेयरेज होती है वो होती है 7 एम्पेयर से लेके अप्रॉक्स आपका 8 पे जाता है, 8 9 इस तरह से करता है। मैक्सिमम 9 तक जा सकता है बस वो। उससे अगर ऊपर जा रहा है तो फिर मीन्स डेट कि आपको कोई एसी में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एसी के अंदर हम लोग खुद से किस तरह से चेक कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट है या नहीं है, या कोई और मसला है उसमें। तो मैं तो आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, ये है क्लैंप मीटर, जिसको नॉर्मल ज़बान में एम्पेयर मीटर भी कहा जाता है। ये हर बंदे के घर में उसके पास होना चाहिए। अब जिस तरह से मेरे पास ये कैट 6 का है, तो ये तो खैर एक्सपेंसिव है, तो इट्स नॉट नेसेसरली कि आप लोग यही वाला लें। आप लोग कोई इससे हल्का वाला भी ले सकते हैं। आप लोग को जस्ट एम्पेयरेज नोट करने हैं अपने एसी के, ठीक है? ये जो इसकी जो टेस्टिंग प्रॉब्स जो है अभी हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है? हमने सिर्फ ये क्लैंप यूज़ करना है इसका। तो इसका ऑपरेशनल भी मैं अभी आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले ज़रा मैं अपने एसी के पास आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ। मैं आप लोगों को ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम इसके एम्पेयर्स जो है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ज़रा एसी के पास चलते हैं। तो ये मैं ज़रा ट्राईपॉड उठा लूँ यहाँ से। ये मैं आ गया इधर, ठीक है? यहाँ पे जहाँ पे मेरा एसी का सॉकेट लगा हुआ है। तो आई होप सो आप लोग देख सक रहे होंगे। थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ मैं। तो उसको थोड़ा सा मैं ट्राईपॉड को आगे ले जाऊँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। या अब आई होप सो कि आप लोग यस अब क्लियरली देख सकेंगे। या अच्छा, सबसे पहले इसका क्लैंप मीटर का ऑपरेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको करना है यहाँ से ऑन। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऑन। यहाँ पे 40A पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये ऑन हो गया। अब यहाँ से आपके इसके देखिए एम्पेरेज जो है वो डीसी पे सिलेक्टेड है। आपने ऐसे करके इसको एसी पे लेके आना है। ये आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपके एसी के जहाँ पे भी प्लग लगा हुआ है, ठीक है, आपने उसकी वायर्स को, जो न्यूट्रल और लाइव जो जा रही है, उसको इस तरह से आपने अलग अलग कर लेना है, थोड़ा सा प्लायर की या कटर की किसी भी मदद से। आपने क्या करना है, किसी एक वायर में इसका कुंडा यूं करके लगाना है, देखिए कुछ इस तरह से। और आपने एम्पेरेज के नोट डाउन करने हैं। ये देखिए, आई होप सो आपको नजर आ रहे होंगे एम्पेयर। मेरा एसी अभी इस टाइम ले रहा है 5.51 एम्प्स, ठीक है? तो ये बिल्कुल अभी नॉर्मल है, ठीक है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अभी ये देखें, ये मैंने आपको एम्पेयर्स के चेक करा दिए। अब जरा उधर चल के हम लोग सही तरह से इसमें डिटेल में बात करते हैं। इसको साइड पर रख देते हैं। ट्राईपॉड जरा मैं वापस ले जाता हूँ।
अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि अब ये आप लोगों ने जिस तरह से देखा है कि ये जो है एम्पेरेज जो है इसके जो आ रहे थे मेरे 5.52 बन रहे थे, ठीक है। तो अगर तो आपका एसी 1 टन का है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट कोई भी हो, R22 हो, R410A हो, R32 हो या कोई भी हो, 1 टन का एसी हमेशा 5.5 एम्पियर लेता है, ठीक है। 1.5 टन का मैं भी आपको उसके मैं बताता हूँ, अभी बात करते हैं उसकी आगे, ठीक है। तो अगर तो आपका एसी 5 या 5 अबव अगर एम्पेयर ले रहा है, फॉर एग्जांपल 5.19, 5.20, 5.50 इस तरह से ले रहा है, तो मीन्स डेट कि आपका एसी बिल्कुल ओके, रेफ्रिजरेंट उसमें पूरा कंप्लीट है। उसके बावजूद अगर वो ट्रिप कर रहा है या मतलब कूलिंग सही नहीं कर रहा, तो फिर आपको उसकी सर्विस करवानी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है शायद उसकी कूलिंग कॉइल के अंदर कचरा हो, डस्ट हो, उसमें फिल्टर्स गंदे हो सकते हैं, या आपकी जो ब्लोअर मोटर है उसका कैपेसिटर वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। एम्पेयर अगर अच्छा, अगर एम्पेयर अगर ये 5 से कम ले, जिस तरह से 4.98 ले, ठीक है, या आपका 4.80, 4.30, अगर 4 की सीरीज में ले, उससे अगर नीचे जाए तो फिर तो शॉर्ट शॉर्ट जो है उसकी गैस निकल गई, लीक हो गई है। फिर आपको टेक्नीशियन को बुला के उसको चेक करवाना उसकी कूलिंग कोयल को, क्योंकि आजकल के एसीज जितने भी 410A और R32 के जितने भी एसीज आए हैं, मतलब R22 के बाद से, उनमें ये बीमारी आ गई है कि वो उसके क्योंकि बड़े हल्के मटेरियल से उसकी ये लोग जो है अंदर से कूलिंग कॉइल्स बना रहे हैं, तो उसके यू बैंड जो स्लिक कर जाते हैं, यानी कि गैस लीक हो जाती है उसके अंदर से। तो आप लोग जो है अब यही कर सकते हैं, जब आपके पास टेक्नीशियन आए तो सबसे पहले तो आप उसको बोलें कि भाई इसकी कॉइल है, अगर तो क्या है कि लीक है, उससे कॉइल आप लोग उतरवाएं, उसको आप फिजिकली उससे प्रेशर लॉक करवा कर आप लोग उसको बोले कि मुझे चेक करवाओ कहाँ कहाँ से लीक है। तो आप उसको खुद से देख लें, अगर तो उसके यू बैंड्स बहुत ज़्यादा लीक है, तो फिर मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग उसको हरगिज उसको टेक्नीशियन को मना करें कि बत्ती से उसके ऊपर जो है ब्लेजिंग ना करे, उसको सिंपली उसके जो है यू बैंड्स जो है उसको चेंज करे, खत्म, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर ये हो जाएगा कि आपके एसी की जो लाइफ है वो 2 से 2.5 साल और बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर दोबारा वो लीक करे तो फिर आप लोग उसकी कूलिंग कॉइल चेंज कर लें, ये होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1.5 टन की। 1.5 टन के जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1.5 टन के सही अगर एसी चल रहा है तो उसके मिनिमम एम्पेरेज जो होते हैं 7 एम्प्स के होते हैं, उससे फिर प्लस भी जा सकते हैं। अगर आपके जो है एम्पेयर्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर 8 है, ठीक है, 8 है, 9 है, तो नॉर्मल उसमें माना जाता है। बट अगर 9 प्लस बन रही है, यानी कि 10 समथिंग या सीरीज में बन रही है, तो फिर आपको अपना यूनिट चेक करवाने की जरूरत है। उसमें होता ये है कि आपका जो कंप्रेसर जो है उसके अंदर कहीं पे चोकिंग हो रही है, कोई लाइन चोक हो रही है, जो उसकी कैपिलरी वगैरह वो ब्लॉक हो रही है, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो ये अगर आपका 1 टन का भी एसी अगर फॉर एग्जांपल अगर 6 प्लस अगर एम्पेयर ले रहा है, यानी कि 5, जो मैं जिस तरह से मैंने दिखाया था मेरा 5.52 ले रहा था, अगर ये मेरा ले रहा होता 6.80 या कुछ इस तरह से, तो फिर मुझे भी चेक करवाने की जरूरत पड़ती। फिर वो इसका कोई कंप्रेसर का इशू था, यानी कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है इसका, ये सीन होता है इसमें। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो टेक्नीशियंस जो कहते हैं कि R32 के एसी फट जाते हैं, ये होता है वो होता है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई R32 का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कभी भी फायर कैच नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने ऑफिस के अंदर जो मेरा एसी टेक्नीशियन है उसके साथ में बैठा हुआ था, तो हम लोगों ने वैसी ही एक चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा ज़रा हल्का सा एक काम करो, सिलेंडर का ज़रा पाइप एक्सटेंड करके इसके आगे हल्का सा लाइटर का फ्लेम दो, आग पकड़ती है। तो मैंने खुद वो देखा, तो नहीं पकड़ रही थी वो आग। सबसे पहले तो ये मिथ है कि R32 फायर कैच कर ली थी, R32 फायर नहीं कैच करती, पहली बात तो ये है। और सेकेंडली कि देखिए, एसी फटने का, कोई भी एसी फट सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि एसी की क्या कंडीशन है, उसके कंप्रेसर की क्या कंडीशन है, कंप्रेसर वीक हो गया, उसका जंग लग गया है, कंडेंसर खराब है, क्या नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। या टेक्नीशियन के एरर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि अगर टेक्नीशियन ने गैस उसमें ओवर फीड कर दी है या कुछ, अगर वो उसमें कंप्रेसर में कोई चोकिंग है कुछ इस तरह से है, और टेक्नीशियन उसके अंदर गैस फिल करता जा रहा है, तब जाके वो एकदम एक्सप्लोड हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि R32 के ही एसीज फटे, R22 के भी एसीज फटते थे, R410 के भी एसीज फटे हैं, सब बहुत सारे केसेस हैं। आप लोग ऑनलाइन चेक करें, आप लोग चैट जीपीटी से सवाल करें, चैट जीपीटी आपको बताएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये सारा भाई सिलसिला है। उसके साथ आजकल जो टेक्नीशियंस जो करते हैं कि R32 का यूनिट होता है, अगर उसकी गैस लीक हो जाए, उसको क्या करते हैं वो लोग, उसको कूलिंग कॉइल को लोग रिपेयर करके और उसमें R410A डाल देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर ये गलत चीज़ है।
इससे होता ये है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जरा खुद भी जरा चैट जीपीटी के ऊपर सवाल ये लिख लेना, चैट जीपीटी आपको बताएगा, क्योंकि R32 जो होती है वो काफ़ी लाइटर गैस होती है। तो अब उसका जो अंदर का जो इंटरनल जो हार्डवेयर होता है, फॉर एग्जांपल कंप्रेसर और बाकी जो चीज़ें होती हैं, वो R32 के हिसाब से ही बनाई गई होती हैं। ठीक है, अब जब आप उसके अंदर R410A जब डाल देते, तो उससे होता ये है क्योंकि ये टेक्नीशियंस इस वजह से, मैं अभी आगे चल के बताऊंगा क्यों करते हैं, उससे होता ये है कि वो होती है बहुत ज़्यादा हैवी गैस होती है, उससे होता है कि कंप्रेसर हीट अप होता है, कंप्रेसर पे लोड पड़ता है और कंप्रेसर का पंप जो है वो कमज़ोर हो जाता है, ये सारा सिलसिला होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टेक्नीशियंस क्यों करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि टेक्नीशियंस को यहाँ पे नॉलेज नहीं है, उनको प्रॉपरली कोई एजुकेट नहीं करता है, उनको कोई समझाया नहीं जाता है। उनको सिर्फ एक चीज़ सिखा दी, नहीं भाई R32 डालोगे धमाका मारेगी, पटाखा होगा तो मर जाओगे। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ टेक्नीशियंस होते हैं फ्रॉड। वो क्या करते हैं, वो सही तरह से उसकी कूलिंग कॉइल को रिपेयर नहीं करते, उनको पता है कि इसके अंदर अगर R32 डालेंगे उसका प्रेशर होता है ज़्यादा और वो लाइट होती है, वो हल्का सा जब आप एसी को बंद करोगे, जब उसका पीएसआई प्रेशर जब बढ़ेगा, तो वो दोबारा से जो है उसकी कूलिंग कॉइल को लीक करेगी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि अपने झूठ छुपाने के लिए जो है वो यूनिट के अंदर R410 डाल के बोलते हैं भाई हो गया काम आपका, और ये गलत है, R32 नहीं डालनी चाहिए। भाई कंपनी पागल तो नहीं है ना कि वो R32 आपको दे रही है। R32 एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है, वो ठीक है, और सारी मतलब एक तरह से न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी उसके अंदर वो यूज़ हो रही है, सब कुछ जो है। तो ये सीन है भाई। बाकी जो ये वो है क्या कि लोग जो कहते हैं कि यूनिट्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, कंप्रेसर्स फट जाते हैं एकदम, तो गैस डालते चलते जो है वो फट जाते हैं कंडेंसर्स वगैरह, वो एक नहीं, वो सारे एसीज फटते हैं। वो R22 के भी एसीज फटते हैं, R410A के भी फटते हैं, R32 के भी फटते हैं। फटते क्यों हैं? टेक्नीशियंस के एरर की वजह से। देखिए, टेक्नीशियन को सबसे पहले करना ये चाहिए है कि गैस डालने से पहले उसको अच्छी तरह से उसके आउटर को एग्जामिन कर ले। एग्जामिन से मुराद ये उसके फ्लेयर वेल्व्स वगैरह चेक करें कि वो उन पे कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है। फिर उसके सस्टेनर्स जो होते हैं उसको चेक करें अंदर आउटर में कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके बाद फिर उसके जो है कंडेंसर की कंडीशन चेक कर ले, वो वीक तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है कहीं से, या कुछ इस तरह से तो नहीं है। फिर उसके कंप्रेसर को देखिए कि कंप्रेसर जो है उसका, कि कंप्रेसर उसका एक तरह से कोई वो उसकी जो वीक वगैरह तो नहीं हो गया, कि यानी कि जंग वगैरह है, कुछ इस तरह तो नहीं है। तब जाके उसके अंदर गैस डाले। वरना अगर आप ये कहें कि टेक्नीशियन अगर आपको डायरेक्ट इनर रिपेयर करके उसको लगाए, पाइप ज्वाइन करे, फ्लेयर्स लगा दे, उसके बाद डायरेक्ट ये गैस मारी और वो फटाक करके वो बाहर से एक्सप्लोड हुआ आउटर, तो ये टेक्नीशियंस का एरर है, उसमें गैस का या यूनिट का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। आई होप सो कि आज की वीडियो में आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप खुद अपने यूनिट को कैसे चेक कर सकते हैं कि जो है क्या नाम है, उसमें गैस कम है या क्या है, या आपका अगर एसी ठंडा नहीं कर रहा है कमरे में, तो आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं कि उसमें गैस है या नहीं है, या क्या मसला है। ठीक है। अगर तो मैंने आपको बताया है क्लैम्प मीटर किस तरह से यूज़ करते हो, क्लैम्प मीटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने रूम के अंदर बैठे बैठे या कहीं पे भी बैठे बैठे कि आपका एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो आपका एसी एम्पेयर पूरे ले रहा है, बट उसके बावजूद भी अगर वो ठंडा नहीं कर रहा है, तो फिर आपको जो है कुछ और उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले बात जो हम लोग जाते हैं सर्विस के ऊपर जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी होता है जब आपका एसी जब बहुत ज़्यादा चल जाता है, 3 साल 4 साल, उसमें होता ये है कि सारी जो गंद, जो मट्टी शट्टी जो होती है, वो फिल्टर जब आप टाइम पे साफ नहीं करते हो, होता ये है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कूलिंग कॉइल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। फिर जब ब्लोअर अंदर से हवा को जब स्पिन करता है, तो वो भी सारा जो है ब्लोअर भी मिट्टी से भर जाता है। और आप लोगों को करना ये चाहिए है, हर हफ्ते बाद जो है अपने एसी का आउटर जो है, एसी को ऑफ करके उसका प्लग निकाल के और आउटर को पानी से वॉश कर दो, उसके कंडेंसर को, ताकि जो मट्टी वट्टी है वो सारी निकल जाए। क्योंकि कंडेंसर का काम क्या होता है कि कंडेंसर जो है एक तरह से कंप्रेसर को ठंडा रखता है। तो कंडेंसर का ये होता है कि जिस तरह से आपके आउटर में जो एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है, वो कंडेंसर के अंदर से ठंडी हवा खींच के और जो आपकी जो गर्म हवा होती है उसको बाहर फेंकता है। जब कंडेंसर ही चोक होगा, जब एग्जॉस्ट बेचारा हवा ही सही तरह से खींच सकेगा, तो उसने क्या काम करना है फिर? सबसे पहले तो आप ये करें, ठीक है, आउटर अपना वॉश करें अगर आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा, अगर एम्पेयर वो पूरे ले रहे हैं। आप अपने एसी का ऊपर का इंडोर का कवर खोल के और उसके फिल्टर उतार के अच्छी तरह से उसकी कूलिंग कॉइल को एग्जामिन करें कि कहीं पे उसके अंदर कोई पे मट्टी या कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है। फिर अगर आपको कोई शक पड़े, तो फिर आप टेक्नीशियन को बुलाएं। अब एक लास्ट में मैं एक और बात कहूँगा कि बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है, और सॉरी, कॉन्सेप्ट नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। एक ये फैक्ट है कि जो आपका जो इंडोर जो है, उसकी जो वेपोरेटर जो कूलिंग कॉइल है उसके ऊपर आइसिंग होनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है। देखिए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है।
जो 3 मेन रीज़न्स है वो ये है, लो रेफ्रिजरेंट, ठीक है, यानी कि आपकी गैस कम है। नंबर सेकंड पे आपका जो ब्लोअर मोटर जो है उसका वो प्रॉपर अपने आरपीएम नहीं दे पा रही है। फॉर एग्जांपल कि आपने रिमोट से उसकी स्पीड कम की हुई हो, ठीक है, या आपके जो पीसीबी, जो इंटरनल पीसीबी होती है इंडोर की, उसका जो अंदर जो ब्लोअर मोटर का जो कैपेसिटर होता है वो वीक हो गया है, या कुछ भी ऐसा इशू हुआ है। और नंबर थर्ड पे ये है कि आपका जो इंडोर से जो पानी जो बाहर निकल रहा है, उसका जो एवेपोरेटर का जो पानी जो है वो ब्लॉकेज वहाँ पे कहीं पे हो रही है, तो उस वजह से आइसिंग होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप अपने एसी आपका ठंडा नहीं कर रहा, तो अगर तो उसका आउटर आपकी रीच में है बाहर, उसके आउटर के पाइप्स वगैरह को अगर आप देख सकते हैं, आपने 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने ये देखना, देखिए हमारे आउटर में 2 पाइप्स जा रहे होते हैं, ठीक है? एक सक्शन, एक डिस्चार्ज। जो पतला वाला जो होता है वो होता है डिस्चार्ज, मोटा पाइप जो होता है वो होता है सक्शन, ठीक है? अगर तो आपके जो पतला वाला पाइप जो डिस्चार्ज जो है, उसके ऊपर अगर शदीद किस्म की अगर आइसिंग हो रही है, यानी कि वो वाइट अगर आपको नज़र आ रहा है, तो फिर तो मीन्स डेट कि आपका श्योर शॉट जो एसी है उसकी रेफ्रिजरेंट लीक हो गई है, ठीक है? फिर आपको जो है वो फिर प्रोसेस पूरे टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, सब कुछ है। अगर तो आपके एसी के सिर्फ मोटे वाले पाइप के ऊपर अगर आइस जम रही है, पतले वाला पाइप जो है क्लियर है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके इंडोर में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो कूलिंग कॉइल है वो गंदी है, या वही बात है कि आपकी फ़ैन मोटर सही तरह से काम नहीं कर रही है, ठीक है? और अगर आपके एसी के आउटडोर के ऊपर अगर दोनों पाइप्स के ऊपर अगर आइसिंग, यानी कि दोनों पाइप्स ही अगर वाइट कलर के हुए हुए हैं, उसका मकसद उसका फिर ये हो सकता है कि आपके आउटडोर में भी प्रॉब्लम है और इंडोर में भी प्रॉब्लम है। यानी कि आउटडोर में ये पॉसिबल इशू हो सकते हैं कि उसकी शायद रेफ्रिजरेंट भी कम हो, और ये भी हो सकता है कि आपके इंडोर से जो है, जो आपकी जो फैन मोटर है वो भी, ब्लोअर मोटर वो भी ना काम कर रही हो सही तरह से, और आपको एसी सर्विस भी मांग रहा हो। तो ये सारे जो है इश्यूज इसके अंदर होते हैं। तो आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो उसके अलावा फिर बोल रहा हूँ, जाने से पहले अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे कि ये क्या है, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगेन अगेन टेक्नीशियंस के फ्रॉड से बचिए। अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, चैट जीपीटी और गूगल यूज़ कीजिए, उनसे पूछें कि एसीज फट रहे हैं, क्यों फट रहे हैं, R32 के बारे में पढ़िए। R32 कोई खतरनाक गैस नहीं है, कोई मसला नहीं है उसमें। जो एसीज फट रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए, सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस के एरर्स हैं, एंड नथिंग एल्स। अल्लाह हाफिज।